Hello everyone, myself Professor Pawan Kishore Shivankar. I am working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering, PR Pote Patil, College of Engineering and Management, Amravati. Yesterday we have completed one lecture on concept, importance of strength of material, and today we are starting with the unit number 1, stress and strain relationship. So from today we are starting unit. In previous lecture there are some queries to you guys. So one doubt was how to convert 1 Newton per meter square to Newton per mm square. वैसे तो ये पार्ट हम जब एक्चुअल हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तब हम फिर से रिपीटेडली पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक क्वेरी है तो आप एक बार देख लो कि अगर हमें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन इस क्वांटिटी को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी विल डू. 1 एज इट इज़, न्यूटन एज इट इज़, दोनों जगह पे न्यूटन न्यूटन है. फोर्स इज टेकन इन न्यूटन, ठीक है, तो मैंने न्यूटन में ले लिया. देन पर मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे mm स्क्वायर है. मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर का mm कितना होगा, तो mm होगा 1000 mm. अगर 1 मीटर का सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. मुझे कन्वर्शन चाहिए मीटर का mm में. सो what I will write here, meter square means 1 meter square, so 1 meter का 1000 that means 10 raised to 3. यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, सो 1 मीटर स्क्वायर का 1000 mm स्क्वायर हो गया. तो ये हो गया आपका mm स्क्वायर में भी. तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज न्यूटन पर डिवाइड बाय 10 क्यूब का स्क्वायर है तो ये हो जाए आपका 10 raised to 6, 3 into 2 6 mm स्क्वायर. सो वी कैन राइट लाइक, ये टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सो 1 इंटू 10 रेस्ट, अगर ये टर्म ऊपर जाएगी तो 10 रेस्ट टू -6 हो जाएगा. 1 इंटू 10 रेस्ट टू -6 यूनिट एज इट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्शन 1 इंटू 10 रेस्ट टू -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर आपको सपोज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो वो कितना हो जाएगा. सो वाइस वर्सा हम पढ़ते अभी. सो 50 एज इट इज, न्यूटन से में न्यूटन एज इट इज, डिवाइड बाय mm का मीटर कितना होगा. अभी देखो यहाँ पे हमें mm टू मीटर जाना है, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm अगर हो गया तो 1 mm इक्वल टू उसका उल्टा कितना हो जाएगा 10 रेस्ट टू -3 मीटर. सॉरी 1 mm इक्वल टू, हमने मीटर का mm में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 1 mm का मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 mm मतलब कितना मीटर, सो 10 रेस्ट टू -3 मीटर. सो यहाँ पे सभी हम पोर्शन लिखेंगे, जैसे 1 mm स्क्वायर है, हमें mm का कन्वर्शन करना है मीटर में, तो 1 mm मतलब कितना मीटर 10 रेस्ट टू -3 मीटर. mm स्क्वायर है 10 रेस्ट टू -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में. तो ये क्वांटिटी कितनी हुई 50 एज इट इज़. ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन क्या हुआ 10 रेस्ट टू -3 इंटू 2 10 रेस्ट टू -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो चुका है. अब ये क्वांटिटी मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, व्हाट वी विल गेट 50. ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी, 10 रेस्ट टू -6 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 रेस्ट टू 6 हो जाएगा. सो 50 इंटू 10 रेस्ट टू 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो अभी हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर का न्यूटन पर mm स्क्वायर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है. और यहाँ पे हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया. डिफरेंस क्लियर है. दोनों एग्जांपल आपके लिए. फिर भी ये पार्ट हम फिर से रिपीट करेंगे जब हम एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 1, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप. तो सबसे पहले हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रेंथ इज व्हाट, इट इज अ लोड बेरिंग कैपेसिटी और लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर एनी मटेरियल और अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन सस्टेन. तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ. सेकेंडली पढ़ते हैं हम, या फिर बोल दो कि पहली डेफिनेशन व्हाट इज इन बाय स्ट्रेस. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी
व्हेन इट इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। मतलब क्या हुआ, बोर्ड पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुश दिस बोर्ड बैकवर्ड। अगर मैं उसको आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि दीवार पे लगा हुआ है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे हाथ पे भी फील हो रहा है, तो जो कुछ भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक रेजिस्टिव फोर्स मेरे हाथ पे एक्ट हो रहा है। कितने एरिया पे, बस इतने, जितना मेरा हाथ एक्ट हो रहा है उतने ही एरिया पे वो फोर्स, उतनी ही एरिया पे वो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है। सो ये क्या हुआ आपका, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये हो गया आपका स्ट्रेस, कि आपने जितना लोड अप्लाई किया, जस्ट लाइक आपका मेटेलिक शाफ्ट है, आप लोड अप्लाई कर रहे हो, दैट इज यू आर स्ट्रेचिंग, ओके, यू आर अप्लाइंग पुल। अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब क्या, कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि इस मटेरियल को डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है, जस्ट टू प्रिवेंट द डिफॉर्मेशन। तो वो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया वो रहेगा आपका स्ट्रेस। ओके, क्लियर। जैसे अभी डायग्राम में पढ़ते हैं, सपोज ये एक मेटेलिक बार है ए बी, इस पे फोर्स लगा हुआ है पुल टाइप, सपोज पी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस रहेंगे दोनों। ओके, सो अगर मैं इस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स मैंने पी लगा दिया, इधर लगाया, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में या फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा इक्वल अमाउंट का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस क्या हुआ, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा है, कौन से एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सपोज अगर ये मेटेलिक बार है लाइक सिलेंडर, सो और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐसा एक्ट होगा और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐसा एक्ट होगा। तो ये हो गया रेजिस्टिव फोर्स, ये आपका अप्लाइड फोर्स। ओके, सो इस कंडीशन में आपका स्ट्रेस क्या रहेगा, स्ट्रेस इज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। सो रेजिस्टिव फोर्स आर डिवाइड बाय एरिया, कौन सा आपका, ये एरिया, दिस एरिया। ओके, बट ये आर मतलब रेजिस्टिव फोर्स और अप्लाइड फोर्स वन एंड द सेम थिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स आप एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही रेजिस्टिव फोर्स वहां पे क्रिएट होगा, इसलिए आपका एक्सटर्नल फोर्स और आपका रेजिस्टिव फोर्स दोनों सेम रहेंगे। इसलिए यू कैन राइट हियर P बाय ए और R बाय ए, दोनों सेम रहेगा। फोर्स आप काउंट करोगे न्यूटन में, अगर इसके यूनिट की बात करते हैं हम तो फोर्स आप काउंट करोगे न्यूटन में, और एरिया आपने अगर mm स्क्वायर में लिया है तो mm स्क्वायर में, मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर में। सो मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी। गॉट इट। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज अबाउट स्ट्रेन। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन? अगेन look at this diagram, consider metallic bar AB having length suppose L, इसकी L ये लेंथ है और width या फिर डायमीटर होगा सपोज D, डायमीटर है। यहाँ पे और यहाँ पे हमने फिर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट इज पुल P। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स अगर उतना एक्ट नहीं हो रहा तो ये स्ट्रेच होगा। जैसे मेटेलिक शाफ्ट है, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, इधर से और इधर से खींच रहा हूँ, तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो इसकी लेंथ ओरिजिनल L है सपोज, और खींचने के बाद में इसका थोड़ा सा डायमीटर डिक्रीज होगा और लेंथ बढ़ेगी। सो सपोज ये कन्वर्ट हुआ ऐसा, डायमीटर D था, डायमीटर थोड़ा सा चेंज हो गया, ओके, डेल D, और लेंथ चेंज हो गई L प्लस DL। मैंने यहाँ पे L प्लस DL क्यों लिखा, पहले ओरिजिनल लेंथ L थी, इतनी थी, थोड़ी सी बढ़ गई, बड़ा वो अमाउंट लिख दिया मैंने DL इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, बेसिकली स्ट्रेन एक अप्रोच है, एक रेशियो है, जो हमें ये बताएगा कि उस बॉडी में चेंजेस कितने आए डायमेंशन वाइज, एक रेशियो है। ठीक है, सो स्ट्रेन इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन कोई भी हो, लेंथ हो, विड्थ हो, डायमीटर हो, ओके, कुछ भी हो, थिकनेस हो। स्ट्रेन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर सिर्फ हम एक्चुअली बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ कितनी बड़ी, पहले लेंथ L थी और फाइनल लेंथ L प्लस DL हो गई। इसमें
चेंज कितना हुआ, इतनी अमाउंट का, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, मतलब तकरीबन इतना कुछ तो भी अमाउंट उसमें बढ़ गया। अमाउंट कितना बढ़ा, डीएल बढ़ा। सो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, सो डीएल और डेल एल, इतना बड़ा अमाउंट। और रेशो क्या है, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन क्या आता है, एल। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन। ये यूनिटलेस क्वांटिटी आप देख रहे हो कि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या फिर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। सो यूनिटलेस क्वांटिटी है, जो डायमेंशन ऊपर है वही डायमेंशन नीचे है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया आपका यूनिटलेस क्वांटिटी स्ट्रेन। समझ में आ गया। वैसे ही हम डायमीटर के बारे में बात कर सकते हैं कि पहले में डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, थिकर पोर्शन था, सॉलिड शाफ्ट थी, हमने उसको स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ गई, ठीक है, पहले लेंथ इतनी थी अब लेंथ इतनी हो गई। डायमीटर थोड़ा सा कंसिडरेबली इतना था, डायमीटर कम हो गया, इतना हो गया। सो पहले कितना डायमीटर था, डी था, बाद में थोड़ा सा बढ़ गया, कितने से बढ़ा, सपोज डेल डी से बढ़ा। सो स्ट्रेन विल बी डेल डी, मतलब ये चेंज इन डायमीटर हो गया। डायमीटर पहले इतना था अब छोटा हो गया, तो कितने अमाउंट से छोटा होगा, डेल डी अमाउंट से। सो डेल डी बाय ओरिजिनल डायमीटर कितना, डी। तो ये भी स्ट्रेन ही हुआ। आप ऐसे ही इस हिसाब से डायमेंशन के लिए स्ट्रेन लिख सकते हो, जस्ट लाइक अ चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये सब के सब रहेंगे स्ट्रेन। सो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये हो गया आपका स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हुआ, लोड अपॉन एरिया, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन कुछ भी हो सकता, जस्ट लाइक चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, इवन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये सब के सब क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेन रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा and don't worry, I will try to provide you PDF notes or simply PDF whole book of RK Bansal to you so that you can refer later on after lecture के बाद में भी आप उसको रेफर कर सकते हो। जैसे जैसे लेक्चर हो रहा है वैसे वैसे नोट डाउन करो। नोट डाउन करना नहीं हो रहा है तो बाद में भी आप लगे तो जैसे मैं PDF आपको डालूंगा वो रेफर कर सकते हो, नो इशू फॉर नोट्स। ओके, तो अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, नाउ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, इसके बेसिक दो टाइप्स रहेंगे। एक रहेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड रहेगा टेंजेंशियल, एक रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल मतलब पैरेलल स्ट्रेस। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर पैरेलल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर परपेंडिकुलर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में सब डिवाइड होगा फिर से वो, एक रहेगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस, एक रहेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, एक रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस, एक रहेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और इसका एक ही टाइप है, वो है आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, अब ये सब क्या क्या है, जस्ट लाइक स्ट्रेस हमें पता है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। अब टेंसाइल, टेंसाइल मतलब क्या, टेंशन। अब बॉडी देखो, जस्ट लाइक ये बॉडी मैंने कंसिडर की, यहाँ पे मैंने ये फोर्स लगा दिया P, इसका एरिया A होगा, डायमीटर D होगा, वॉट एवर जो कुछ भी है, ठीक है। तो लोड P लगा दिया मैंने और ये एरिया है। अब यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स आपके क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर है
तो ये हो गया आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर स्ट्रेस, इसलिए तो ये इसके अंडर में आया ना, नॉर्मल स्ट्रेस का ही पार्ट है ये। नॉर्मल स्ट्रेस में दो स्ट्रेसेस आ गए, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। मतलब दोनों टाइप में क्या होगा, आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे मैंने पुल लगाया है, मैं खींच रहा हूं, इसलिए बॉडी टेंशन में है, इसलिए फिर ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला वही है, स्ट्रेस इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, फॉर्मूला वही है। लेकिन बस यहाँ पे आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो टेंशन वाला है, पुल टाइप है, खींच रहे हैं उसको। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, सेम बॉडी सेम फोर्सेस बट टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, टूवर्ड्स द बॉडी, नॉट अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे अवे लगाया था, यहाँ पे टूवर्ड लगाया, तो ये लोड रहेगा अपना, और ये रहेगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे भी सिग्मा क्या रहेगा आपका, फिर से लोड अपॉन एरिया, सेम ही है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। यहाँ पे भी यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपने आपका फोर्स इवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर ही है, लेकिन टूवर्ड्स है, इसलिए बॉडी को कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेस करेगा ना, यहाँ पे वो एक्सटेंड करेगा, इसलिए ये हो गया आपका जनरेट जो भी स्ट्रेस होगा वो रहेगा आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो रहेगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर, दोनों टाइप्स में, वेदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, दोनों टाइप्स में आपके फोर्सेस क्रॉस सेक्शनल को परपेंडिकुलर है। व्हाट अबाउट शियर स्ट्रेस देन, शियर स्ट्रेस क्या है, सपोज दो अलग अलग प्लेट्स है, एक मेटेलिक प्लेट है और सपोज ये दूसरी मेटेलिक प्लेट है, और दोनों को रिवेटिंग करके हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है सपोज, ओके, रिवेटेड जॉइंट है यहाँ पे। सपोज अपने फोर्स यहाँ पे ऐसा लगा, मतलब आपको ये दो प्लेट अलग करनी है, तो आपने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, क्या हो जाएगा, इस ये रिवेट क्रश हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जो आपका क्रश होने वाला है। तो यहाँ पे देखो कि सपोज ये एरिया है, मैं इसको ही पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका एरिया, फोर्स की डायरेक्शन आपकी एक इधर से ऐसी है, इधर से ऐसी है, मतलब यहाँ पे आपका एरिया और फोर्स पैरेलल है एक दूसरे को, बराबर है, एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए फिर ये हो गया आपका टेंजेंशियल और पैरेलल स्ट्रेस में। सो यहाँ पे फिर से सिग्मा या फिर स्ट्रेस क्या रहेगा, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया। लोड कौन सा, जो कुछ भी यहाँ पे पी लगेगा वो, और एरिया कौन सा, ये, अब यहाँ पे ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, एक्चुअली रिवेट ये है और क्रश ये होगा ना। यहाँ पे जैसे ये एरिया है जिसको आप खींचेंगे तो ये एरिया डिक्रीज होता जाएगा, ये लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो ये एरिया बढ़ेगा और ये डायमेंशन कम होगा, ये एरिया बढ़ेगा, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे जब शियर स्ट्रेस लगा रहे, मतलब क्या हो रहा कि अगर रिवेट जो कुछ प्लेट पे कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, बिफोर एंड आफ्टर आपकी प्लेट जैसी की वैसी रहेगी, फर्क किसको पड़ेगा, रिवेट को, रिवेट यहाँ पे क्रश होगा, तो ये हो गया आपका रिवेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो शेयर होने वाला है, तो ये होगा आपका एरिया, ये आपके फोर्सेस है, और आपका एरिया और आपके फोर्स एक ही लाइन में है, एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस डिनोटेड बाय टाउ, इसका सिंबल, जैसे अगर स्ट्रेस आपका टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव है तो सिंबल है आपका सिग्मा, अगर आपका शियर स्ट्रेस है तो सिंबल है टाउ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तीनों में फॉर्मूला वही है, तीनों में यूनिट भी वही रहेंगे, लेकिन बस यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एरिया फोर्सेस को परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल में अगर फोर्स अवे है बॉडी से तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस, टुवर्ड्स बॉडी है तो ये हो गया आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर फोर्स और एरिया पैरेलल है एक दूसरे को तो ये हो गया आपका पैरेलल स्ट्रेस, और जिसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेस। क्लियर है, तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। The next part is strain or types of strain. सबसे पहले है longitudinal strain, second one is lateral
स्ट्रेन। व्हाट इज मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मार्कर लिया, इसको मैं खींच रहा हूं, मार्कर की लेंथ बढ़ गई, तो पहले लेंथ L थी, DL इतने अमाउंट से बढ़ गई, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो जैसे ये हो गया आपका मेटेलिक बार, यहाँ पे आपने लोड लगाया, सपोज P, ओरिजिनल लेंथ L है, ओरिजिनल डायमीटर सपोज D है। ओके, यहाँ पे फोर्सेस लगाने के बाद में जो चेंजेस आ गए, सपोज लेंथ बढ़ गई है, डायमीटर डिक्रीज हो गया है। डायमीटर डिक्रीज होगा ना, जब हम खींचेंगे तो वायर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो डायमीटर डिक्रीज होता जाएगा, लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। सो डायमीटर हो गया D से D माइनस डेल D हो गया, मतलब इतने अमाउंट से डायमीटर कम हो गया। यहाँ पे आपका फोर्स है और लेंथ बढ़ गई है L प्लस DL। तो यहाँ पे देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या रहेगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशनल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन, जैसे अगर लेंथ के लिए बात करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एक्चुअली फोर्स लगा है, ये एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, उसी डायरेक्शन में किसी भी डायमेंशन में अगर चेंज आया, तो उसका जो हम स्ट्रेन रेशो लेंगे वो आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हमने, इस डायरेक्शन में डायमेंशन कौन सा है? लेंथ है। सो लेंथ में कितना चेंज आया? लेंथ में चेंज कितना आया? इतना चेंज आया, DL इतना चेंज आया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? DL थी। तो ये टर्म होगी आपकी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बराबर है, कि पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी हो गई, मतलब इतने अमाउंट से बढ़ गई। सो चेंज इन डायमेंशन, कितने अमाउंट का चेंज आया? सपोज पहले 5 था, बाद में 7 हो गया, कितना चेंज आया उसमें? 2 का चेंज आया। ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 5 था। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये समझाने के लिए था फिगर्स। तो ये था आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन की बात करते, जैसे ही कोई फोर्स एक्चुअली एक्ट हो रहा है, तो एक्चुअली उसका जो कुछ भी डायमेंशन है वो भी चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा, वो बढ़ेगा डायमेंशन। साइड बाय साइड एक डायमेंशन कम होगा। कौन सा डायमेंशन कम होगा? डायमीटर कम होगा। डायमीटर कम होगा। सो पहले डायमीटर D था, इतना था, डायमीटर अब थोड़ा सा कम हो गया, मतलब इतने अमाउंट से कम हो गया। सो ये था आपका लैटरल स्ट्रेन, कि चेंज इन डायमेंशन डेल D अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन D। वही तो है, चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन। लैटरल क्यों बोला यहाँ पे? कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, एक्चुअली लगा है, तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन जो कुछ भी रहेगा, उसका जो रेशियो हमने लिया कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसका डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन अगर आपने रेशियो लिया तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। लेकिन लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है? कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ चेंजेस आएगा, तो वो उसका स्ट्रेन रेशियो जो कुछ भी हम लेंगे वो आपका लैटरल स्ट्रेन रहेगा। मतलब फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लगा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो चेंजेस आएंगे, मतलब वाई डायरेक्शन मतलब क्या? परपेंडिकुलर। डायमीटर D था, डेल D हो गया। सो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये आपका लैटरल स्ट्रेन है। ये क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी, क्योंकि लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमेशा लैटरल स्ट्रेन ये कम रहेगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से। क्लियर है दोनों टर्म? सो वी कैन राइट डेल D बाय D। इससे रिलेटेड थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म, दैट इज अ पॉशंस रेशियो। पॉशंस रेशियो, पॉशंस रेशियो क्या है? इन दोनों का रेशियो। पॉशन रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain is a constant for particular body when loaded in elastic limit। मतलब पॉशंस रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको बोलेंगे हम पॉशंस रेशियो, डिनोटेड बाय म्यू। तो हम वाइस वर्सा इसको लिख सकते हैं, जैसे पॉशंस रेशियो म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। हेंस इसी रेशियो से
आप ये बता सकते हो कि लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू मतलब हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा कि सपोज लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू, अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इनटू पोर्शंस रेशियो, दैट मींस वी कैन राइट म्यू इनटू ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इनटू म्यू, सो म्यू इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा। मेन आपको बस यही ध्यान रखना है कि म्यू इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मैं रिपीट कर देता हूं, स्ट्रेसेस क्लियर है। स्ट्रेन का मतलब क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना चेंज आ रहा है बॉडी में और ओरिजिनल डायमेंशन उसका क्या था। उसके बाद में हमने टाइप्स देखे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में डायमेंशन में कितना चेंज आया, तो लेंथ में कितना चेंज आया था, इतना चेंज आया था, तो डीएल बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डीएल बाय एल। लैटरल स्ट्रेन क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन में क्या चेंज आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन कौन सा है? डायमीटर है। डायमीटर में चेंज कितना आया? पहले डी था और बाद में डी माइनस डेल डी हो गया। माइनस क्यों हुआ? तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है ये बताने की कोशिश करो। जस्ट लाइक डायमीटर पहले 3 था और बाद में 2 हो गया, तो चेंज कितना आया भाई? 1 का चेंज आया, तो 1 बाय ओरिजिनल, 1 बाय 3, लाइक दैट। ओके, सो लैटरल स्ट्रेन क्या है? ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, सॉरी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, बट कौन सा? लैटरल वाला, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो चेंज था आपका डेल डी और ओरिजिनल था आपका डी, तो ये हो गया आपका लैटरल स्ट्रेन। और लास्ट वन पोर्शंस रेशियो क्या है? म्यू इक्वल टू रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसलिए फिर आप किसी भी एक टर्म का इक्वेशन लिख सकते हो। सो लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इनटू म्यू। गॉट इट? क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकी के कुछ टर्म्स है, इलास्टिक कांस्टेंट्स है, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे विद सम डेरिवेशन। सो थैंक यू।